हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं आईआईटी जेई नीट और 11th-12th में काम आने वाला बेसिक टॉपिक, और वो है मैथमेटिकल टूल्स। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स का बहुत गहरा संबंध है। अगर हम फिजिक्स को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमें मैथमेटिक्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसको हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास एक मार्कर है और हमें इस मार्कर की लंबाई का मापन करना है। तो इसकी लंबाई का मापन करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक मापक फीता लेंगे। मापक फीता बोले तो टेप मीजर। उस मापक फीता का जो जीरो स्केल है वो हम यहाँ पर सेट करेंगे, फिर यहाँ तक उसको लेकर आएंगे और यहाँ पर जो उसकी रीडिंग आएगी वो रीडिंग हम नोट कर लेंगे और वही रीडिंग हमें बताएगी कि इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, तो अगर इस मार्कर की लंबाई को हमें टेप मीजर की सहायता से मापन करना है तो हम लोग आसानी से कर पाएंगे। लेकिन मान के चलो कि हम आपको एक टास्क देते हैं, और टास्क क्या है कि एक टावर है और इस टावर की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये एक टावर है और इस टावर की ऊंचाई बहुत ऊंचा है। ये टावर की जगह कोई बहुमंजिला इमारत भी हो सकती है, कोई चिमनी भी हो सकती है। तो अगर ऐसी कोई बहुत ऊंची चीज़ की हमें लंबाई या ऊंचाई का मापन करना है तो हम लोग टेप मीजर की सहायता से नहीं कर पाएंगे। जैसे हम कहें कि टेप मीजर लो अपना मापक फीता, उसका एक सिरा नीचे रखो और फिर उसको ऊपर लेके जाओ और यहाँ पर आने के बाद उसको रोक लो, तो यहाँ पर जो उस मापक फीते की रीडिंग आएगी वही क्या हो जाएगा, इसकी ऊंचाई या लंबाई हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर पहुँच पाना आप भी जानते हैं कि इतना आसान नहीं होता है। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि कभी भी जब बहुत ऊंची कोई वस्तु है और उसकी ऊंचाई हमें नापनी है, उसकी लंबाई अगर हमें नापनी है तो मापक फीते की सहायता से नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, हम मैथमेटिक्स की हेल्प लेंगे। और जब हम मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेते हैं, बोले तो त्रिकोणमिति की सहायता लेते हैं, तो ना तो हमें उतनी ऊंचाई पर जाने की ज़रूरत पड़ती और बहुत आसानी से हम इसकी ऊंचाई का मापन कर पाते हैं। दूसरे एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जैसे मान के चलो कि ये कोई हवाई जहाज़ है, ऊपर की तरफ उड़ रही है, और अगर हमें ये बताना है कि ये हवाई जहाज़ पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर है। ठीक है, अगर हमें इस हवाई जहाज़ की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बतानी है तो क्या हम मापक फीते को हवाई जहाज़ तक ले जा पाएंगे? बिल्कुल नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हम त्रिकोणमिति की सहायता से बिना हवाई जहाज़ के ऊपर गए नीचे से ही उसकी ऊंचाई बता सकते हैं। तो इससे फिजिक्स में प्रॉब्लम कितनी आसान हो जाती है आप लोग समझ पा रहे हैं। ये दो छोटे से एग्जाम्पल थे, बाकी ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स होते हैं फिजिक्स में जिनमें अगर मैथमेटिक्स की सहायता ली जाए तो बहुत आसान हो जाता है। तो बच्चों, आज हम मैथमेटिकल टूल्स में फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं और वो है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति होती क्या है वो अपने को पता होना चाहिए। तो देखिए, त्रिकोणमिति जो है अगर हम उसको लिखना चाहें बच्चों टुकड़े करके तो कैसे लिख सकते हैं? त्रि प्लस कोण प्लस मिति। इसके तीन भाग हमने कर दिए, त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि का मतलब होता है तीन, मिति का मतलब होता है मापन, और कोण का मतलब तो आप जानते ही हैं। तो बताइए, तीन कोण वाली आकृति जो होती है वो कौन सी होती है? तो तीन कोण वाली आकृति त्रिभुज होती है, और मिति का मतलब मापन होता है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें त्रिकोणमिति में तो हम लोग क्या कहेंगे कि त्रिकोणमिति में हम त्रिभुजों का मापन करते हैं। तीन कोण वाली आकृति त्रिभुज होती है, इस वजह से हम परिभाषा क्या देते हैं कि त्रिकोणमिति के अंदर हम त्रिभुजों का अध्ययन करते हैं। और अगर इसको परिभाषित करना चाहें शब्दों में तो कैसे लिखेंगे कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुजों एवं त्रिभुजों से मिलकर बने हुए बहुभुजों का अध्ययन किया जाता है वो त्रिकोणमिति कहलाती है। ठीक है, तो या तो आप त्रिभुज ले लो, या फिर जैसे मान के चलो हमने दो त्रिभुज बना दिए और दो त्रिभुज बनाने के बाद वहाँ एक बहुभुज बन गया। जैसे आप इसको एक उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं कि जैसे ये मान के चलो एक त्रिभुज था, अब हमने क्या किया, इस त्रिभुज में एक और त्रिभुज बना दिया, तो ये दो त्रिभुज हो गए। एक तो ये वाला त्रिभुज हो गया, ये वाला, और दूसरा ये वाला त्रिभुज हो गया। तो इसमें दो त्रिभुज हो गए और दोनों त्रिभुजों को मिलाकर एक बहुभुज बन गया। तो ऐसे जो बहुभुज हैं जो त्रिभुजों से मिलकर बनते हैं उसका अध्ययन भी हम त्रिकोणमिति के अंदर करेंगे। तो परिभाषा क्या बनी कि गणित की वह शाखा जिसके अंदर हम त्रिभुजों का तथा त्रिभुजों से मिलकर बने हुए बहुभुजों का अध्ययन करते हैं वो त्रिकोणमिति कहलाती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये जो परिभाषा हमने लिखी है बेसिक इंट्रोडक्शन, ये आपको अपने नोटबुक में लिख लेना है। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नोटबुक उठाएंगे और उसमें ये पूरा लिख लेंगे, कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, प्रॉपरली नोट्स बनाने। ठीक है, तो पहले आप इसको लिखिए फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।
ठीक है बच्चों, नोट कर लिया आपने। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अभी अभी हमने देखा कि त्रिकोणमिति के अंदर हम त्रिभुजों का अध्ययन करते हैं, तो त्रिभुज के बारे में कुछ बेसिक आइडिया अपने को होना चाहिए कि त्रिभुज क्या होता है और त्रिभुज के क्या गुणधर्म होते हैं, ये अपने को पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं त्रिभुज की कि त्रिभुज होता क्या है। तो बच्चों, परिभाषा बड़ी आसान है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक त्रिभुज बनाते हैं और इस त्रिभुज को हमने नाम डाल दिया ABC। जो त्रिभुज ABC में ABC उसके शीर्ष हैं और इनका नामकरण हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया है। ठीक है, वामावर्त दिशा में हमने इनका नामकरण किया है, पहले A फिर B फिर ऐसे C। हालांकि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आप इसका नाम लिखें, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड यही माना जाता है। ठीक है, अब बच्चों इसकी भुजाओं को हम नाम डाल देते हैं कि कैपिटल A शीर्ष के सामने वाली जो भुजा है उसको हम स्मॉल a से व्यक्त कर रहे हैं, कैपिटल B शीर्ष के सामने जो भुजा है उसको हम स्मॉल b से व्यक्त कर रहे हैं, और कैपिटल C शीर्ष के सामने जो भुजा है उसको हम स्मॉल c से व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो त्रिभुज के कुछ गुणधर्म होते हैं। तो बेसिक त्रिभुज हमने बनाया, अब इसके कुछ गुणधर्म होते हैं। पहला गुणधर्म क्या है कि त्रिभुज के ये जो तीनों अंतः कोण होते हैं, जैसे ये हमने एक त्रिभुज बनाया ABC और इसके 3 अंतः कोण हो गए, एक तो कोण A हो गया, दूसरा कोण B हो गया और तीसरा कोण C हो गया। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अर्थात कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये त्रिभुज का एक गुणधर्म होता है। बच्चों, त्रिभुज का दूसरा गुणधर्म क्या है उसको भी देखो कि जैसे मान के चलो कि यह एक हमने त्रिभुज बना दिया और इस त्रिभुज में इस त्रिभुज का नामकरण भी हमने कर दिया, वही A, ये हो गया B और ये हो गया C। A के सामने वाली भुजा स्मॉल a, B के सामने वाली भुजा स्मॉल b और C के सामने वाली भुजा स्मॉल c हो गई। अब हमने क्या किया कि ये जो BC भुजा थी उसको आगे की तरफ बढ़ा दिया। BC भुजा को क्या किया हमने, आगे की तरफ बढ़ा दिया और इस बिंदु को नाम D डाल दिया। ठीक है, तो देखो ये जो बढ़ी हुई भुजा है CD और ये त्रिभुज की भुजा AC, इन दोनों के बीच में बाहर की तरफ जो कोण बना ये कोण बहिष्कोण कहलाता है। किसी भी त्रिभुज में जब हम एक भुजा को बढ़ा देते हैं तो उस बढ़ी हुई भुजा और त्रिभुज की इस वाली भुजा के बीच में ये जो कोण बना ये बहिष्कोण कहलाता है। अब देखो, अगर मैं इस वाले कोण को 1 नाम डाल दूं मतलब ये कोण नंबर 1 हो गया, इसको हमने 2 नाम डाल दिया मतलब ये कोण नंबर 2 हो गया, इसको हमने अंदर वाले को 3 नाम डाल दिया मतलब ये कोण नंबर 3 हो गया, और जो बहिष्कोण बना उसको हम कोण नंबर 4 नाम डाल देते हैं। तो बहिष्कोण का एक गुणधर्म होता है, और क्या गुणधर्म होता है कि ये जो कोण नंबर 4 है ये त्रिभुज के 2 अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, समझो ध्यान से। जैसे ये वाला है कोण नंबर 4, ये बहिष्कोण है, ये बहिष्कोण किसकी सहायता से बना, कोण नंबर 3 की सहायता से। तो कोण नंबर 3 को तो भूल जाओ। इसके अलावा जो त्रिभुज में 2 अंतः कोण हैं, एक तो कोण 1 है और एक कोण 2 है, इन दोनों के योगफल के बराबर हो जाएगा। तो कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 2। ये हो गया बहिष्कोण की परिभाषा कि किसी भी त्रिभुज में बहिष्कोण हम कैसे बताते हैं कि किसी भी त्रिभुज में जो बहिष्कोण होता है वो उसके 2 अंतरामुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, चलो इसको और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं दूसरे एग्जाम्पल से। जैसे मान के चलो कि ये वही हमने त्रिभुज बना दिया, ये त्रिभुज हो गया A, ये हो गया B और ये वाला हो गया C। A के सामने वाली भुजा स्मॉल a, B के सामने वाली भुजा स्मॉल b और C के सामने वाली भुजा स्मॉल c हो गई। अब की बार हमने क्या किया, इस वाली भुजा को आगे की तरफ बढ़ा दिया, इस वाली भुजा को आगे की तरफ बढ़ाया और इसको नाम डाल दिया D। तो ये वाला जो कोण बनेगा इस कोण को हम बहिष्कोण कहेंगे, और ये कोण नंबर 4 है, इसको हम नाम डाल देते हैं कोण नंबर 1, इसको 2 और इसको 3। तो अब की बार देखिए जो कोण नंबर 4 है वो किसकी सहायता से बना है, 1 की सहायता से। तो 1 को तो भूल जाएंगे। अब इसके अलावा जो 2 कोण है, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कोण 2 प्लस कोण 3। तो ये कोण 4 किसके बराबर हो गया, कोण 2 प्लस 3 के बराबर हो गया। ठीक है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं, त्रिभुज के कुछ नेक्स्ट गुणधर्म पढ़ते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये एक त्रिभुज है और A, B और C। A के सामने वाली भुजा स्मॉल a, B के सामने वाली भुजा स्मॉल b और C के सामने वाली भुजा स्मॉल c हो गई। ठीक है, अब देखो अगर हम इनमें से कोई भी 2 भुजाएं लें, सपोज दैट हमने A और B ले ली और त्रिभुज की 2 भुजाओं को हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो जब हम त्रिभुज की 2 भुजाओं को जोड़ते हैं तो उसका मान हमेशा त्रिभुज की तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है।
मतलब किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पर भुजा ए और बी को हमने जोड़ा तो उसका मान तीसरी भुजा जो है सी उससे हमेशा ज़्यादा मिलेगा। अब ये जरूरी नहीं है हम ए और बी को ही जोड़ें, ऐसा भी हो सकता है कि हम इसी त्रिभुज में बी और सी को जोड़ दें तो उसका मान हमेशा ए से ज़्यादा आ जाएगा। अब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हम बी और सी को जोड़ें, हो सकता है हम ए और सी को जोड़ दें तो इसका मान बी से ज़्यादा हो जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाओं का योगफल कर दिया जाए तो उसका मान हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होगा। जैसे हमने ए और सी को जोड़ दिया तो उसका मान बी से ज़्यादा मिलेगा, बी और सी को जोड़ा तो उसका मान ए से ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ये गुणधर्म हो गया। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि जैसे मान के चलो ये एक त्रिभुज है, बार बार हम उसी त्रिभुज का एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं। तो ये त्रिभुज ए बी सी, ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा बी और सी के सामने वाली भुजा सी हो गई। अब की बार हमने क्या किया कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर कर दिया, a माइनस बी कर दिया और अंतर करने के बाद उसका मापांक ले लिया। ठीक है, अंतर करने के बाद क्या कर दिया हमने, मापांक ले लिया। तो इसका जो मान है वो हमेशा त्रिभुज की तीसरी भुजा से कम मिलेगा। तो ये क्या नियम बना कि अगर त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर करके उसका मापांक लिया जाए, त्रिभुज की किसी भी दो भुजाओं का अंतर करें, अंतर करने के बाद उसका मापांक ले ले तो हमेशा त्रिभुज की तीसरी भुजा से कम होगा। अब जरूरी नहीं हम ए और बी का ही अंतर करें, ऐसा भी हो सकता है कि हम बी और सी का अंतर कर दें। तो बी और सी का अंतर करके जब उसका मापांक लेंगे तो उसका मान हमेशा ए से कम मिलेगा। अब ये भी जरूरी नहीं है कि बी और सी का करें, हो सकता है हम ए और सी का कर दें। तो ए और सी का अंतर करके जब उसका मापांक लेंगे तो उसका मान हमेशा बी से कम मिलेगा। तो ये त्रिभुज के कुछ गुणधर्म हो गए। एक बार दोबारा से देखिए क्या क्या पढ़ा हमने कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। दूसरा गुणधर्म पढ़ा कि त्रिभुज का बहिष्कोण दो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तीसरा गुणधर्म हमने पढ़ा कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है। और चौथा गुणधर्म हमने पढ़ा कि त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर करके उनका मापांक लिया जाए तो उसका मान हमेशा तीसरी भुजा से कम प्राप्त होता है। ठीक है, तो पहले आप इसको लिखेंगे, पूरा लिखने के बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों अब हम त्रिभुज के अगले गुणधर्म पर चलते हैं। जैसे मान के चलिए कि एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं। त्रिभुज ए बी सी हो गया, इसकी ये वाली भुजा भी ए है, ये वाली भुजा भी ए है और ये वाली भुजा बी मान लेते हैं। ठीक है, तो इसकी दो भुजाएं समान हैं। तो इस वाली सिचुएशन में क्या होगा कि ये वाली जो भुजा है इसके सामने वाला कोण, इसके सामने वाला कोण कौन सा हो गया सी, और जो ये वाली भुजा है इसके सामने वाला कोण, ये वाला कोण क्या हो जाएगा बी। ये दोनों बराबर होंगे। तो कंडीशन क्या डाली हमने, इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी। हमने कंडीशन क्या डाली कि जो ए बी का मान है वो ए सी के मान के बराबर है, अर्थात त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं समान है। जैसे यहाँ पर हमने ए बी और ए सी को बराबर मान लिया तो उनके सामने वाले कोण भी समान होंगे। जैसे ए बी के सामने वाला कोण क्या है सी और ए सी के सामने वाला कोण कौन सा है बी। तो कोण सी का मान कोण बी के मान के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकला कि त्रिभुज में अगर दो भुजाएं समान हैं तो उनके सामने के कोण भी समान होते हैं। ठीक है, आप इसमें दूसरी कंडीशन भी लगा सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम एक ये वाला त्रिभुज मान के चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी, और हमने कंडीशन लगाई कि त्रिभुज ए बी सी में तीनों भुजाओं की लंबाई समान है, तीनों भुजाओं की लंबाई समान है। तो हम जानते हैं कि समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। तो अगर तीनों भुजाओं की लंबाई समान है अर्थात ए बी का मान बी सी के मान के बराबर है और बी सी का मान ए सी के मान के बराबर है, तो इस वाली सिचुएशन में तीनों कोणों का मान भी समान होगा। कोण ए बराबर कोण बी बराबर सी। तो अर्थात त्रिभुज में अगर तीन भुजाएं समान हैं तो तीन कोण भी समान होंगे और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों कोण समान है तो निश्चित रूप से हर कोण का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। बच्चों यही कारण है कि समबाहु त्रिभुज में हर कोण का मान 60 डिग्री होता है, क्योंकि उसकी तीनों भुजाएं समान होती है। तीनों भुजाएं समान तो तीनों अंतःकोण समान, और तीनों अंतःकोण समान तो उनका मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये त्रिभुज का एक गुणधर्म हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें कोई भी त्रिभुज दिया गया है तो और उसमें कंडीशन दी गई है कि इसमें ये भुजाएं समान हैं तो हम उनके सामने के कोण भी बराबर कर सकते हैं। जब हम कई बार न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो ये प्रॉपर्टी छोटी छोटी जो लग रही है ये हमारे बहुत ज़्यादा काम में आएंगी। चलो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। बच्चों ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। जैसे मान के चलो कि एक समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु त्रिभुज को हमने नाम डाल दिया ABC। इसके हर भुजा की लंबाई स्मॉल a है
और ये उसका केंद्रक है। तो अगर हम इनको मिला दें तीनों शीर्षों से, केंद्रक को हम O नाम डाल देते हैं और उस केंद्रक को हमने किससे मिला दिया, तीनों शीर्षों से। तो O से लेकर A की दूरी, O से लेकर B तक की दूरी और O से लेकर C तक की दूरी, अर्थात केंद्रक से त्रिभुज के शीर्षों के मध्य की जो दूरी होगी उसका मान होता है बच्चों A/√3। कितना होता है उसका मान, A/√3। इसको आप बेसिक ज्योमेट्री और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर न्यूमेरिकल्स आपको डायरेक्ट याद रखना है, उससे अपना टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। ठीक है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, A/√3। ये वाली भी कितनी हो जाएगी, A/√3, और ये वाली दूरी भी हो जाएगी A/√3। आप याद रखेंगे। इसको एक उदाहरण की सहायता से समझिए। जैसे मान के चलो कि ये कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो अगर हमें इसके केंद्रक से शीर्षों के बीच की दूरी निकालनी है तो उसका मान कितना हो जाएगा, 5/√3। कितना हो जाएगा बच्चों, 5/√3, अर्थात OA बराबर हो जाएगा OB बराबर OC बराबर हो जाएगा 5/√3। ठीक है, तो जो भुजा है उसमें आप √3 का भाग दे दीजिए तो वो दूरी आ जाती है त्रिभुज के केंद्र से, केंद्रक से उसके शीर्षों के मध्य की दूरी समबाहु त्रिभुज के लिए, भुजा बटा √3। ये त्रिभुज के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन खत्म होता है। हालांकि आपको सारा आता भी था, लेकिन फिर भी हमने रिवाइज कर दिया ताकि हमारे बीच बीच में काम आए, तो आपको नया नया सा नहीं लगे। ठीक है, आप पहले इसको नोट करिए, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। चलो बच्चों, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ये आपने नोट कर लिया। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, प्रॉपरली नोट्स बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए त्रिकोणमिति के अंदर हम मुख्य रूप से समकोण त्रिभुजों का अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति के अंदर मुख्य रूप से हम समकोण त्रिभुजों का अध्ययन करेंगे। तो अब हम कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज क्या होता है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री होता है वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने एक त्रिभुज बनाया बच्चों, और इस त्रिभुज को नाम डाल दिया हमने A, ये हो गया B और ये हो गया C। ये वाला कोण 90 डिग्री का हो गया, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। हम मान लेते हैं कि ये वाला कोण थीटा है। ठीक है, थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, इस वाले कोण को हमने थीटा मान लिया। तो एक बात आप जानते हैं बचपन से कि थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो ये तो क्या बन जाएगा, लंब। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या बन जाएगी, कर्ण। तो ये वाली कर्ण हो गई। और जो तीसरी भुजा है वो आधार होती है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो कौन लंब होगा कौन आधार होगा ये डिपेंड करेगा थीटा पर कि आपने थीटा किसको माना है, लेकिन कर्ण हमेशा फिक्स होता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ठीक है, अब बच्चों आप एक बात मुझे बताएंगे कि जब भी हम कोई समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो वहाँ से कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात हम परिभाषित करते हैं, और वो त्रिकोणमितीय अनुपात परिभाषित करने के लिए हम ये छोटी सी ट्रिक काम में लेते हैं, लाल बटा कक्का वाली। ठीक है, आप सभी इसके बारे में जानते हैं। लाल बटा कक्का में L किसके लिए आता है, लंब के लिए, A आधार के लिए और K कर्ण के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये वाला बनाएंगे हम, L/K, ये साइन को रिप्रेजेंट करेगा, फिर A/K कोस को रिप्रेजेंट करेगा, और फिर L/A tan को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से हम लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का मान होता है बच्चों लंब बटा कर्ण। यहाँ से देखिए L का मतलब लंब और K का मतलब कर्ण, तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। ठीक है, अगर हम लोग बात करें किसकी, कोस थीटा की, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से A/K, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो कोस थीटा हो गया आधार बटा कर्ण। उसके बाद बात करें हम टेन थीटा की, तो टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक है, ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई।
अब उसके बाद आपको क्या करना है, कोट थीटा निकालना है। तो बच्चों कोट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। तो इसका जस्ट उल्टा कर दो, ऊपर नीचे कर दो दोनों को, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब। ये किसका फॉर्मूला हो गया, कोट थीटा का। अगर आपसे कोई पूछे कि सेक थीटा का बताइए, तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये सेक थीटा कोस का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। तो हालांकि आप इसको ऐसे लिखेंगे थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो कैसे कि जो कोट थीटा होता है वो टेन का उल्टा होता है, तो मैं टेन के सामने कोट लिख देता हूं। तो कोट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आधार बटा लंब। कितना हो जाएगा बच्चों, आधार बटा लंब, टेन का जस्ट उल्टा कर दिया। उसके बाद हम बात करें कोस थीटा की, तो कोस थीटा आधार बटा कर्ण है और कोस थीटा का जस्ट उल्टा सेक होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। कितना हो जाएगा ये, कर्ण बटा आधार। और जो साइन थीटा है वो कोसेक थीटा का उल्टा होता है, तो कोसेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, ठीक है। ये वाली चीज आप सभी जानते थे कि कैसे हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात परिभाषित करते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, जैसे मान के चलिए कि हमारे पास ना एक, तो ये त्रिभुज है, यहीं से भी आप उस चीज़ को भी देख सकते हैं। जैसे मान के चलो ये त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है, तो इसमें एक कोण का मान 90 डिग्री हो गया। अब बच्चों किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण का मान 90 डिग्री है, ठीक है, तो अब दूसरे कोण का मान, तो त्रिभुज का जो दूसरा कोण है उसका मान 90 से छोटा ही होगा, ना तो 90 हो सकता और ना ही 90 से ज़्यादा हो सकता। मतलब किसी भी त्रिभुज में हम बात करें, समकोण त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री होता है, तो फिक्स हो गया। अब इसके अलावा जो दूसरे 2 कोण बचे हैं वो दोनों कोण 90 से छोटे होंगे निश्चित रूप से। वो दूसरा कोण ना तो 90 हो सकता ना ही 90 से ज़्यादा हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बेसिकली आप भी सोच सकते हैं कि एक कोण का मान 90 डिग्री है और अगर दूसरे कोण का मान भी 90 डिग्री हो गया तो दोनों कितने हो गए, 180। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 तो आपने 2 कोणों में ही कर दिया, तो फिर तीसरा तो बन ही नहीं पाएगा। और अगर तीसरा कोण ही नहीं बनेगा तो क्या त्रिभुज बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता। तो ध्यान रखेंगे, समकोण त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री होता है, तो बचे हुए 2 कोण डेफिनेटली 90 से कम मिलेंगे, 90 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये वाला जो कोण होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा होता है। और हम जानते हैं कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कौन होती है, कर्ण। ये आप याद रखेंगे, उसको हम स्टार लगा के लिख लेते हैं कि जो कर्ण है, कर्ण वह समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, इसको आप याद रखेंगे। क्यों होती है, क्योंकि 90 डिग्री किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री होता है और वो उसका अधिकतम मान है। दूसरा कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, तो ज़्यादा कोण है तो उसके सामने वाली भुजा की लंबाई भी ज़्यादा होगी निश्चित रूप से, ठीक है। अब बच्चों आप ध्यान से देखिएगा, और वो क्या, अब हम एक स्पेशल टाइप का ना ट्राइंगल बनाते हैं जो कि अपने फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम में आएगा। और वो स्पेशल टाइप का ट्राइंगल देखिए कैसे बनाएंगे। एक वही समकोण त्रिभुज हमने बनाया, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, समकोण त्रिभुज हमने बना दिया और इस समकोण त्रिभुज को नाम डाल दिया वही ABC, ठीक है। क्या नाम डाला इस समकोण त्रिभुज को, ABC। लेकिन न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा काम में आने वाला ट्राइंगल है, तो आप ध्यान से समझिएगा। हमने ये वाला कोण तो 90 डिग्री मान ही लिया, कोण C का मान तो 90 डिग्री है, ठीक है। और ये वाला जो कोण है, ये वाला हमने 37 डिग्री मान लिया। कितना माना ये वाला कोण, 37 डिग्री। अभी अभी हमने आपको बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये वाला 90 हो गया, ये वाला 37 हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 127। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो फिर तीसरा कितना बचेगा, 180 में से 27 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 53 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 53 डिग्री, ठीक है। अब बच्चों इसमें सबसे जो बड़ा कोण है वो कौन सा है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी, ये वाली 5 हो गई, ठीक है। सबसे छोटा कोण कौन सा है, 37 डिग्री। 37 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे छोटी होगी, तो ये वाली भुजा 3 हो गई। बीच वाला कोण कौन सा है, 53 डिग्री। तो इसके सामने वाली भुजा बीच वाली होगी, तो ये कितना हो गया, 4।
ये वाला ट्राइंगल है जो आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण का मान 37 डिग्री, दूसरे कोण का मान 53 डिग्री है, तो ये भुजाओं के मान आपको याद रखने हैं। सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी 5, सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटे 3, और बीच वाले कोण के सामने की भुजा बीच वाली होगी, जिसको हम 4 से नाम डालेंगे। यहाँ से हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केस फर्स्ट में हमने क्या ले लिया, इफ थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। हमने ये मान लिया कि थीटा का मान 37 डिग्री है, ठीक है। अगर थीटा का मान 37 डिग्री है तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा 37 डिग्री को मान के चलेंगे। और हम जानते हैं कि जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है वो लंब होती है। अब की बार हमने थीटा किसको माना है, 37 डिग्री को, तो 37 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो उसी डायग्राम को मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। डायग्राम वही है, हम उसको यहाँ पर बना देते हैं। ये वाला कोण 90 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल 37 डिग्री हो गया। हमें दूसरा नहीं चाहिए फिलहाल, तो हम उसको नहीं लिख के चल रहे हैं। ये वाली भुजा 37 डिग्री के सामने वाली लंब हो गई, ये वाली कर्ण होती ही है हमेशा, और ये वाली आधार हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहें बच्चों, मान निकालना चाहें त्रिकोणमितीय अनुपात का, तो पहला हम निकाल लेते हैं साइन 37 डिग्री का। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लंब बटा आधार। तो यहाँ से लंब का मान बताइए, 37 डिग्री के लिए लंब का मान कितना है, 3, और लंब बटा कर्ण होता है साइन का मान, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना है, 3, और कर्ण का मान 5। तो साइन 37 डिग्री का मान हो गया 3/5। जब भी हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो उसमें साइन 37 डिग्री आ जाएगा। और आप सोचेंगे फिर कि साइन 37 डिग्री का मान तो हम जानते ही नहीं है, हम तो साइन 0 का जानते हैं, 30 का जानते हैं, 45 का जानते हैं, 60 का जानते हैं, 37 डिग्री का तो जानते ही नहीं है, तो कैसे लिखेंगे। इस वजह से उस सिचुएशन में आपकी हेल्प करेगा। तो साइन 37 का मान हो गया 3/5। उसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि कोस 37 डिग्री का मान बताइए, तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इसके लिए आधार का मान कितना है, 4, कर्ण का मान कितना है, 5। तो कोस 37 का मान हो गया 4/5। इसी तरीके से अगर आपको tan 37 डिग्री का मान चाहिए तो उसका मान लंब बटा आधार, लंब का मान 3 और आधार का मान 4, ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि कोट का मान भी निकालो, तो कोट 37 डिग्री कैसे करोगे, tan का उल्टा कर दो, 4/3। अगर आपसे कोई पूछे बच्चों sec 37 का मान निकालो, तो sec 37 के लिए क्या करेंगे, कोस वाले को उल्टा कर देंगे, तो 5/4 हो जाएगा। और अगर हमें कोई पूछे कि कोसेक 37 की वैल्यू बताइए, तो कोसेक 37 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन वाले का उल्टा कर देंगे, तो 5/3 हो जाएगा। इस तरीके से हम इस ट्राइंगल के लिए वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। पहले इसको लिखो, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। तो बच्चों ये लिख लिया आपने। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिए तो ये तो हमने लिखा 37 के लिए। अब ये सारी वैल्यूज हम लिखेंगे 53 के लिए, ठीक है। तो उसी डायग्राम को हम दोबारा से बनाते हैं और अब की बार 53 के लिए सारी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए कितना मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों केस सेकंड, और केस सेकंड में हमने क्या लिखा, इफ थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। हमने थीटा को कितना मान लिया, 53 डिग्री। तो उसी डायग्राम को हम दोबारा से बना देते हैं। देखिए ये वाला ट्राइंगल ABC, ये वाला कोण 90 डिग्री। अब की बार हम ये जो 53 वाला है ना, इसको क्या करेंगे, थीटा मान के चलेंगे। तो 37 को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम थीटा 53 को लेके चल रहे हैं। तो अब की बार ये वाली भुजा कितनी थी बच्चों, ये वाली भुजा 3, ये वाली 4 और ये वाली 5, ये तो अपन जानते ही है।
अब की बार जो लंब होगा वो थीटा के सामने वाली भुजा होगी। तो थीटा को हमने 53 लिया है, तो 53 के सामने वाली जो भुजा है वो लंब की तरह काम करेगी, ठीक है। और ये तो कर्ण होती है हमेशा, ये तो फिक्स है, बची हुई भुजा आधार होती है। तो अब की बार थोड़ा सा परिवर्तन हो गया कि जो लंब था वो आधार बन गया और जो आधार था वो लंब बन गया। ऐसा किसके कारण हुआ है? क्योंकि अब की बार हमने थीटा को अलग मान लिया है। तो देखिए यहां से भी हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपात परिभाषित कर सकते हैं। जैसे अगर अपने को निकालना पड़े साइन 53 डिग्री, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है? 4 और कर्ण का मान है 5। तो साइन 53 की वैल्यू कितनी आ गई? 4/5। अगर अपने को निकालना पड़े बच्चों कोस 53, तो कोस 53 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है? 3, कर्ण का मान है 5। अगर अपने को निकालना पड़े tan 53, तो कैसे निकालेंगे? ये लंब बटा आधार, लंब का मान 4, आधार का मान 3। इसी तरीके से अगर अपने को कोट 53 की वैल्यू निकालनी पड़े तो tan का उल्टा कर देंगे 3/4। अगर अपने को sec 53 की वैल्यू निकालनी पड़े sec 53, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? sec का जस्ट उल्टा कर देंगे कोस वाले का, तो कोस वाला है 3/5, तो ये हो जाएगा 5/3। इसी तरीके से अगर अपने को कोसेक 53 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो हम साइन वाले का उल्टा कर देंगे और ये हो जाएगा 5/4, ठीक है। इस तरीके से हम ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बच्चों आगे की तरफ चलते हैं। ये अपना बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे खत्म होता है। ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, न्यूमेरिकल में काम आएगा। यहाँ तक हो गया। अब थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। कुछ बेसिक बातें जो आप जानते हैं लेकिन फिर भी हम उनको स्टार लगा के लिख लेते हैं। कौन कौन सी हैं? कि बच्चों जो साइन थीटा होता है और कोसेक थीटा, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर साइन का मान पता है तो आप कोसेक थीटा का मान निकाल सकते हैं। उसी तरीके से जो कोस थीटा होता है वो सेक थीटा का उल्टा होता है। मतलब अगर आपके पास कोस थीटा है तो आप सेक थीटा भी निकाल सकते हैं, और सेक थीटा है तो कोस थीटा भी निकाल सकते हैं, जस्ट उल्टा कर दो। इसी तरीके से जो टेन थीटा है वो कोट थीटा का जस्ट उल्टा होता है। तो आप अगर एक का मान है तो दूसरे का मान भी निकाल सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि अगर अपने को कई बार जरूरत पड़ेगी टेन थीटा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा। साइन थीटा और कोस थीटा को डिवाइड कर देंगे तो टेन थीटा आ जाएगा। और अगर हम लोग डिस्कस करें कोट थीटा के बारे में, तो कोट थीटा भी हमने देखा कि टेन का उल्टा होता है, तो टेन का जस्ट उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा? कोस थीटा, और बटा में कितना हो जाएगा? साइन थीटा। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है, और वो है पाइथागोरस प्रमेय। तो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय के बारे में भी आप सभी जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पहली बात तो ये कि समकोण त्रिभुज में काम करती है। इसको बोधायन प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन पाइथागोरस इसका बहुत फेमस नेम है। तो पाइथागोरस प्रमेय भी कहाँ पे काम करती है? पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये समकोण त्रिभुज में काम करती है। कहाँ काम करती है बच्चों? समकोण त्रिभुज में। जैसे मान के चलिए कि एक समकोण त्रिभुज है, इसमें ये वाला कोण 90 डिग्री है, ये वाला कोण थीटा है। तो थीटा के सामने वाली भुजा तो क्या हो जाएगी? लंब। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और बची हुई भुजा आधार कहलाती है, ठीक है। तो ये आधार हो गई। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर आप लंब का स्क्वायर करें, किसका स्क्वायर करें बच्चों? लंब का, फिर आधार का स्क्वायर करके उसमें जोड़ दें तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये हमेशा कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है। यही पाइथागोरस प्रमेय होती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय है। इसकी सहायता से हम त्रिभुज में भुजाओं के मान निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि एक समकोण त्रिभुज है ABC, इसमें ये वाला कोण 90 डिग्री है, ये वाली भुजा 5 और ये वाली भुजा 3 है, तो हमें BC का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? BC का मान। तो आप लोग डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो देखो क्या मिलेगा? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तुम इसको थीटा बोल दो तो लंब कितना बन जाएगा? AC। तो AC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर। और कर्ण का मान कितना है? AB, तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मान रख दो सभी का। AC का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर। BC का मान अपने को निकालना है, और AB का मान कितना है? 5। तो यहाँ से देखो 9 प्लस BC स्क्वायर
बराबर कितना मिला 25। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपने को BC स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा तो हम लोग कितना लिखेंगे 25 माइनस 9, पक्षांतरण कर दिया तो BC स्क्वायर का मान 16 आ गया। दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो BC का मान प्लस माइनस 4 आएगा, लेकिन भुजा की लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इस वजह से हम इसको धनात्मक मान के चलेंगे। तो BC का मान कितना हो गया 4। तो बच्चों ये हमने 53 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले, कुछ बेसिक चीजें पढ़ी और उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हल्का सा जाना।